एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया? फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज बनाया। रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज तोड़कर एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बनाने वाले। तो देखो, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, O2 रिक्वायर्ड है, O2 नहीं रिक्वायर्ड है एनएरोबिक में। तो देखो, ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लूकोज प्लस O2, अभी मैं एरोबिक रेस्पिरेशन बता रही हूँ यहाँ पे ऊपर। तो देखो, ग्लूकोज को तोड़ के O2 के साथ, O2 की हेल्प से, यहाँ पे मैं एरोबिक रेस्पिरेशन बता रही हूँ। तो ग्लूकोज को तोड़ के O2 के साथ हम बनाएंगे एटीपी, मतलब एनर्जी रिच कंपाउंड, और बनेगा CO2 जो हम दे देंगे बाहर, मतलब प्लांट। ये प्लांट में भी हो रहा है। सुनो, बात ध्यान से सुनो। ये जो ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस या फिर ये जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सब में होता है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में भी हो रहा है ये। तो प्लांट्स में हमने जो ग्लूकोज बनाया उसको तोड़ेंगे, और बाकी हमारी बॉडी में भी ये होता है। जो ग्लूकोज बनाया वो तोड़ेंगे, और जो CO2 रिलीज हुआ हमारे अंदर, हम तो रिलीज कर देते हैं CO2, लेकिन प्लांट्स के अंदर यही CO2 फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होती है वो यहाँ पे यूज हो जाती है। तो ऐसे इनका चालू होता है प्लांट्स का अच्छा खासा प्रोसेस। देखो, ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन में बॉन्ड्स है। जो बॉन्ड्स, ग्लूकोज के बॉन्ड्स तोड़कर जो एनर्जी निकलती है उससे हम एटीपी बनाएंगे। तो वो एनर्जी हमको कैप्चर करनी है। अगर इससे डायरेक्टली एटीपी बन गया, इससे अगर एटीपी बनता है, तो एटीपी बनता कैसे है? देखो, यहाँ पे ना ग्लूकोज की एनर्जी एडीपी प्लस एक आईपी, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके बनता है एटीपी। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज के बॉन्ड्स टूटने से। तो अगर ये वाली प्रोसेस हुई, मतलब एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बन गया ग्लूकोज की बॉन्ड तोड़ के एनर्जी से, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी बनाना। और दूसरा वे कौन सा है? ये जो ग्लूकोज है, इसके हमने कार्बन के बॉन्ड्स, अभी ऐसे कार्बन के बॉन्ड्स है, ये कार्बन का हमने बॉन्ड तोड़ा, इसमें से निकला हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इस ये गया इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो कौन है वो? NAD। ये NAD क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक H+ भी ले लेगा, और ये बना लेगा NADH बना लेगा। अभी ये NADH जो है, ये जो NAD है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि NAD क्या है, तो NAD है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, इसको हम सर्कल कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। NAD क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। NAD क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ATP भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट ऐसा नहीं होता। ATP या फिर ADP ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नहीं है। इसने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लिया और ये उसने एनर्जी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, एटीपी बना लिया। इस टाइम भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटने की वजह से रिलीज होते हैं। तो अभी ये NADH जो है, NADH ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब देखो होता क्या है, अभी इसके पास वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकाल के हम ATP बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी मैंने दो सबसे बड़े टर्म्स का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। अभी आगे देखो, तो ये कैसे करते हैं, एट द एंड एटीपी बनाना है, तो ये कैसे बनता है। सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस। ये हमको प्रोसेस ऐसे ही पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, CYCl, ओके। और इसके बाद होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तीनों प्रोसेस हमको डीप में पढ़ना है। और क्या बताने वाली थी मैं, क्या बोल रही थी मैं, अभी यहाँ पे वो मीम आएगा 10,000 ईयर्स लेटर। तो सुनो, मैं ये बोल रही थी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH प्रोड्यूस होते हैं, उससे हम ATP इसमें बनाएंगे, ETS में। तो ETS में हमारा वही काम है, ATP ऐसे बहुत सारे ATP निकालेंगे। अभी ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, ओके। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ग्लाइकोलिसिस है ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ETS का हो रहा है, एकदम ध्यान से सुनो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है ये। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लाइक पूरा अपैरेटस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे सिचुएटेड है। इसको बोलते हैं क्रिस्टा। ये दोनों अगर ऑप्शन में रहे, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहा, तो ये आंसर है। याद रखना, बहुत से बच्चों को क्रिस्टा नहीं समझ में आता है, मतलब लाइक उनको उस पॉइंट पे क्लिक नहीं होता है कि जो इनर फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको तो क्रिस्टा बोलते हैं, वहां पे ETS प्रेजेंट होता है, इतना याद रखना, बाकी तो ठीक है। तो देखो, ये है फर्स्ट प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियसली। तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। हमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन कराना है, तो ये जो तीन मैंने प्रोसेस बताई, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब आधा ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी भी ये 6 कार्बन कंपाउंड ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉस्फेट ऐड किया, तो ATP से ADP बन जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, बिकॉज एक फॉस्फेट हमने इधर ग्लूकोज के कंपाउंड में ऐड कर दिया। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। याद रखना, बहुत बच्चों को ये बड़ा बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ध्यान से हर एक चीज का मीनिंग है। देखो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP देके ADP क्यों मिला इधर, क्योंकि ग्लूकोज में हमने एक फॉस्फेट ऐड किया, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ATP से ADP बन गया, समझा ना। तो यहाँ पे हमारा एक ATP खर्च हुआ। ओके, यहाँ पे एंजाइम थी हेक्सोकाइनेज। फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। तो ये सिर्फ आइसोमेरिज्म है, क्योंकि आइसोमर बदला है ना यहाँ पे, तो ये इस पे एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, कंपाउंड में कुछ ऐड नहीं हुआ, कंपाउंड से कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है आइसोमरेज। ओके, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, मतलब दो और हमने फॉस्फेट ऐड किए। एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी इधर एडेड था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक और ऐड किया तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, तो हमें यहाँ पे एक और ATP देना पड़ा। तो आपको इतना क्लियरली, अगर आपको ये लर्न हो गया ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेप में ATP ऐड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ATP ऐड हुआ, सेकेंड स्टेप में हमने सिर्फ आइसोमरिज्म कराया, थर्ड स्टेप में फिर से एक और ATP ऐड हुआ, 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, तो एक और ATP ऐड हुआ। फिर अभी ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड है ट्रायोज
फॉस्फेट और ये है ट्रायोस फॉस्फेट। अच्छा ओके सॉरी, दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही है। मेन इनका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही है, लेकिन ये दो फॉर्म्स है उसके अलग अलग। तो देखो यहाँ पे ये इंटरचेंजेबल है। तो बाद में क्या होता है कि ये वाला जो है, ये वाला कंपाउंड भी इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये स्पेलिंग जाने दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, इसके हमारे पास अभी 2 मॉलिक्यूल्स है, समझी बात। ये वाला एक, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये वाला एक, और इसने भी अपना फॉर्म चेंज कर लिया और वो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी आगे सारा कैलकुलेशन इनटू 2 होगा, इसलिए एंड में हमको जो पाइरुविक एसिड मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ से पूरा कैलकुलेशन इनटू 2 हो गया है। फिर अभी देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2 इंटू ट्रायोस बिस फॉस्फेट। तो यहाँ पे NAD देके NADH बन गया, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसको, इसलिए तो NADH बना। और फिर ये बन जाता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे हमको एक ADP देके ATP मिला, मतलब यहाँ पे हमको ATP मिला, पहले हमने ATP खर्च किया था, इसका पूरा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आगे चल के। ओके, तो यहाँ पे ATP मिला, राइट, और फिर ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ATP दे के हमें। फिर आगे इसने फॉर्म बदला, देखो हर जगह इंटू 2 है, इस चीज पे भी ध्यान रखो। ओके, यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिलेंगे ना फिर, हाँ यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिलेंगे, और यहाँ पे NADH भी 2 लगेंगे, सॉरी, तो NADH भी यहाँ पे 2 मिलेंगे, ये मैं बताना भूल गई थी। फिर ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमें एक पानी का मॉलिक्यूल देते हुए ये बन गया 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बनने के बाद हमको इसने एंड वाली स्टेप में एक और ATP दिया। अभी देखो, अभी पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा कितना ATP खर्चा हुआ और कितना हमको मिला। सबसे पहले तो हमने एक ATP दिया, फिर एक और ATP दिया, तो 2 ATP तो हमने दिए हैं, 2 ATP दिए। ओके, फिर हमें कितने ATP मिले, यहाँ पे 2 ATP मिले, यहाँ पे भी 2 ATP मिले, और 4 ATP और 2 NADH। देखो एक NADH होता है 3 ATP, बिकॉज ये वाले भी चीज याद रखना, बिकॉज ये ETS साइकिल में जाएगा, ये जो NADH है इसको हम ETS साइकिल में भेजेंगे और वो वहां पे ATP बनाएगा, तो एक NADH 3 ATP बनाता है, और तो 2 NADH कितने ATP बनाएंगे, 6 ATP। ओके, तो यहाँ पे और मिल गए 6 ATP, 6 4 10 11 12, सॉरी 6 4 10, और 10 में से 2 निकाल दो बिकॉज 2 हमने दिए थे, तो 8। तो फाइनली एक ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से हमको क्या मिल रहा है, 8 ATP। समझी बात, टोटल 8 ATP हमको मिल रहे हैं, लेकिन याद रखना डायरेक्ट नहीं मिल रहे। यहाँ पे ये जो ATP हमको मिले, ये वाला ये कैसे मिले, सबस्ट्रेट लेवल से, मैंने आपको बताया था डिफरेंस, सबस्ट्रेट लेवल से। और जो NADH से मिले, NADH से कितने मिले, 6, तो वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, वो ETS में मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं है। पर टोटल ये क्या हो गया, टोटल ग्लाइकोलिसिस में हमको 8 ATP मिल रहे हैं, समझी बात। ग्लाइकोलिसिस हो गया, 8 ATP मिले। नेक्स्ट है लिंकिंग स्टेप। वेट, मैंने यहाँ पे आपको लिंकिंग स्टेप नहीं बताया। यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे होता है लिंकिंग स्टेप। लिंकिंग स्टेप में हम जो हमारे अभी ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुवेट, उससे हम एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो क्रेब्स साइकिल में घुस पाए, क्योंकि पायरुवेट तो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में घुस नहीं सकता है। तो हम ऐसा एक कंपाउंड बनाएंगे जो क्रेब्स साइकिल में घुसेगा, फिर आगे क्रेब्स साइकिल चलेगी, उसके बाद ETS। तो देखो लिंकिंग स्टेप क्या होता है, अभी तक हमारे पास क्या है, 8 ATP तो है, पर वो ETS के बाद मिलेंगे ना, जो NADH वाले ATP है वो ETS के बाद मिलेंगे। बट अभी तक हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में क्या बन के रेडी है, 2 ATP, 2 NADPH,
सॉरी 2 NADH, ये हमारे पास बन के रेडी है। ओके, 2 ATP तो वो ऊपर 2 खर्च हुए और नीचे 4 बने, तो 4 में से 2 निकल गए, तो ये 2 बचे ATP, और 2 NADPH मतलब जो 6 ATP बना देंगे, तो टोटल 8 है। अभी हमारे पास 2 ATP 2 NADPH है। अभी हम करेंगे लिंकिंग स्टेप। देखो लिंकिंग स्टेप क्या है, जो हमारे पास पायरुविक एसिड है उससे हम बनाएंगे एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, एसिटाइल को अभी क्या बज रहा है पता नहीं यार, इतनी प्रॉब्लम है। हाँ, तो एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में भी हमको एक NADH मिलता है, लेकिन ऐसा 2 बार हो रहा होगा बिकॉज 2 पायरुविक एसिड, तो हमें मिलेंगे 2 NADH। तो अभी तक हमारे पास कितना हो गया है, पहले के 2 ATP 2 NADPH 2 NADH और ये भी 2 NADH, तो हो गए हमारे पास 2 ATP 4 NADH। हम पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन का काउंट कर रहे हैं, बच्चों को ये समझ नहीं आता है। और यहाँ पे एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से ये वाली रिएक्शन हो रही है। अभी एसिटाइल CoA हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज ये ही जाने वाला है क्रेब्स साइकिल में। समझी बात? नेक्स्ट रिएक्शन आ गई हमारी, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आ गई है क्रेब्स साइकिल। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा जो एसिटाइल CoA है इसको हम क्रेब्स साइकिल में भेज रहे हैं। एसिटाइल CoA है 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करेगा एसिटाइल CoA को। ये है 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 और 2 कार्बन मिला के कितना बनता है, 6 कार्बन। तो OAA और एसिटाइल CoA मिला के बनाते हैं सिट्रेट, सिट्रेट नाम का कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये है 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ये इससे आप याद रख सकते हो बिकॉज आपको ये पूरा याद रखना है, हर एक किसके बाद क्या आता है। तो सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस, मतलब ये वाला सी से सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, नो से कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे आपको ध्यान देना कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस, ऐसे करके हमारा साइकिल कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले सिट्रेट, ओके 6 कार्बन कंपाउंड है, फिर बन गया आइसोसिट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक CO2 रिलीज हो गया। फिर आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड ही बन गया, एक कार्बन कहा गया, फिर से एक CO2, तो ये दोनों स्टेप में CO2 रिलीज हो रहे हैं। समझी बात? सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। हाँ, ये वाली स्टेप में एक NADH भी मिलेगा, याद रखना ये वाली स्टेप में एक NADH मिलेगा। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से हमने बनाया सक्सेनाइल CoA, ये वाली स्टेप में भी हमें एक और NADH मिलेगा। ओके, फिर सक्सेनाइल CoA से बनेगा सक्सेनेट, इसमें हमको मिलेगा GTP। GTP एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिससे हम डायरेक्टली ATP बना सकते हैं। ओके, और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान दो, GTP से डायरेक्टली ATP बनता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होने वाला है, इसका होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से स्टेप में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो वो है सक्सेनाइल CoA से सक्सेनेट बनने में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, नेक्स्ट है सक्सीनेट से बनेगा फ्यूमरेट, यहाँ पे हमें मिलेगा FADH2। FADH2 भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, जो एक FADH2 देता है 2 ATP, एक FADH2 देता है 2 ATP, एक NADH दे रहा था 3 ATP ना, तो वैसे ये एक FADH2 देता है 2 ATP, तो यहाँ पे हमको एक FADH2 भी मिल गया। और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट, मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से, और यहाँ पे भी हमें एक और NADH मिलेगा। तो कितने NADH मिले पूरे साइकिल में, देखो कैलकुलेशन बरोबर, कितने NADH मिले, 1 2 3, कहाँ पे लिखूं मैं, ये यहाँ पे लिखती हूँ, 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP। इसको हम ATP ही पकड़ेंगे, GTP मतलब वो बाद में ATP बन जाता है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल ही है, इसलिए इसका ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करना है।
हाँ, तो ये इतना हमको मिला। अभी 3 इंटू इससे कितना एटीपी बनेगा, 3, एक इससे 3 एटीपी बनता है, तो 3 इससे कितना बनेगा 9, तो यहाँ पे ये 9 एटीपी, कहाँ पे लिखूं मैं, इससे बनेंगे 9 एटीपी, सबसे पहले तो 9, फिर एक FADH2 से कितने बनेंगे 2 एटीपी, तो 9 10 11, 2 एटीपी और 1 एटीपी, तो कितना हो गया ये 9 10 11 12। एक क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिल रहा है 12 एटीपी, 12 एटीपी ग्लाइकोलिसिस। ओके, और फिर लिंकिंग स्टेप, एंड देन क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस, लिंकिंग स्टेप और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने मिले थे 2 एटीपी, 2 NADPH, NADH। लिंकिंग स्टेप में हमें कितने मिले, नो एटीपी, एटीपी तो नहीं मिले, 2 NADH। ओके, क्रेब्स साइकिल में हमें मिला 1 एटीपी, 3 NADH और क्या मिला था, हाँ 1 FADH, 1 FADH2। अभी ये 3 प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ETS का काम क्या है, ये जो NADH है, ये जो NADH है, ये जो NADH है, ये जो FADH2 है, इन सब से ATP निकालना, इन सब की एनर्जी से, इन सब के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से हम ATP निकालते हैं। ओके, तो कितने ATP बनेंगे, हमें याद है कि NADH मतलब 3 ATP और FADH2 मतलब 2 ATP। इतनी बात दिमाग में भर लो कि NADH मतलब 3 ATP, FADH2 मतलब 2 ATP, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कंपाउंड जाने के बाद वो ATP इतने देंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने ATP हो गए, 2 ATP, और ये एक NADH 3 ATP देगा, तो 2 कितने देगा 6, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस के ATP हो गए 8 ATP। ओके, ये टोटल है यहाँ पे। फिर इसमें 2 NADH मतलब 6 ATP। देखो क्रेब्स साइकिल में 1 ATP ऑलरेडी है, फिर है हमारे पास 3 NADH इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 ATP, ये हो जाएगा 2 ATP और ये हो जाएगा 1 ATP, मतलब 1 ATP ही रहेगा, तो 9 10 11 12। ओके, 12 ATP। लेकिन क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी, एसिडाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, तो 12 का हो जाएगा 24। यहाँ तक बात समझी, इज इक्वल्स टू 38। अभी आई होप आपको पूरा कैलकुलेशन क्लियर समझा होगा कि एक इससे एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 ATP मिलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, और पार्शियल ऑक्सीडेशन से बोला मतलब ग्लाइकोलिसिस से तो 8 ATP मिलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी ETS देखना बाकी है और मेजर पाथवेज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन और ETS देखना बाकी है। देखो अभी हमको पढ़ना है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि NADH और FADH से हम ATP कैसे बनाते हैं। मैंने एक्चुअली मेरा कैमरा इसलिए ऑफ किया है बिकॉज ETS बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन ले रहा था, तो इसलिए मैंने कैमरा ही ऑफ कर दिया। अभी पूरी स्क्रीन विजिबल है आपको, तो देखो ये है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था ETS कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिस्टा पे। क्रिस्टा मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई। ये देखो ये हो गई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो इसको जूम इन करके हम देख रहे हैं, तो ये प्रोटीन्स ऐसे लगे होते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो सबसे पहले देखो होगा क्या, इसमें कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। ये है फर्स्ट वाला है NADH डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ से NADH की इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये है जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे थर्ड वाला है,
यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम FADH डिहाइड्रोजिनेज इसलिए नहीं बोलते, यहाँ से FADH जाता है, लेकिन आपको याद है कि FADH कब बना था? जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना था, क्रेब्स साइकिल में, याद करो। क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना था, वेट आपको बताओ क्या, कहाँ भी क्रेब्स साइकिल, ये देखो, क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते टाइम ही हमको FADH2 मिला, इसलिए उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम यही लगेगी। तो देखो NADH से और सक्सिनेट मतलब FADH2 से इलेक्ट्रॉन पास होगा FAD के पास और इधर FMN के पास। इलेक्ट्रॉन अभी गया है FMN के पास और इधर FAD के पास, ओके। फिर FAD से जाएगा FES के पास और इधर भी गया FES के पास। फिर क्या होगा, FES यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देगा इस एनर्जी से। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन उद्देश्य ये है, यहाँ पे ये है हमारा मैट्रिक्स, ओके, मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली स्पेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली। मैट्रिक्स से H+ हम इधर भेजते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ना, तो यहाँ पे हम H+ भेजते हैं और बहुत सारे H+ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनमें का जो पोटेंशियल होता है, H+ के अंदर का जो पोटेंशियल होता है, उसको हम ये वाला डोर देते हैं एंड का, ATP सिंथेज वाला। वहां से वो एकदम फास्टली सारे H+ पास होते हैं और हमको मिलता है, उस एनर्जी से हम बना लेते हैं ATP। ये है पूरा ETS का प्रोसेस। अभी देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन का गेम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे गया इसके पास से गया FES के पास, और इस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई उससे हमने क्या किया, यहाँ से मैट्रिक्स से H+ इधर पास कर दिया, ओके। यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन दिया यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन देखो यूबिक्विनोन H2, यहाँ पे ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और हाइड्रोजन भी, तो इसने हाइड्रोजन को भी होल्ड करके रखा है, ओके। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और नीचे से भी वही हुआ, यहाँ पे FAD है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे FAD है, यहाँ पे FMN है, ओके। उसके बाद FES के पास गया, FES से यूबिक्विनोन और ये जो H2 है, इसने 2 H2 यहाँ पे डाल दिए, 2 मतलब 4, ये ऊपर के 2 और ये नीचे के 2, तो ये 4 H+ यहाँ पे आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसने आगे पास कर दिया साइटोक्रोम B को, इसके पास इलेक्ट्रॉन पास कर दिया है दोनों ने, समझी बात। तो अभी साइटोक्रोम B से जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो ये थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स चल रहा है, साइटोक्रोम B से जाएगा FES के पास, FES से जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 से जाएगा साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से जाएगा साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास। ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यहाँ पे साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन होता है, देखो ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ से भी एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इससे एनर्जी से 2 H+ हम फिर से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ला देंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे H+ बन जाएंगे। एंड में हम क्या करेंगे, इन सारे H+ को फटाफट यहाँ से जाने का रास्ता देंगे, ओके। सारे H+ यहाँ से निकलेंगे F0 F1 पार्टिकल से, बहुत फास्ट निकलेंगे वो, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी ATP सिंथेज की मदद से हम ADP से फॉस्फेट जोड़ के ATP बना लेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ, और देखो यहाँ पे एक चीज होती है, अल्टीमेटली मैंने आपको बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ गया। देखो अल्टीमेटली लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, तो अभी इससे कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है हाफ, इससे ये बन जाता है वाटर। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया एंड में, ऑक्सीजन के पास, इसलिए ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ने इतना सारा ट्रैवल किया और वो अल्टीमेटली जाके रुका ऑक्सीजन के पास और उससे बन गया वाटर। तो ये बात याद रखना कि ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट करने से पहले फर्मेंटेशन देख लेते हैं एक बार। फर्मेंटेशन होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो ग्लूकोज से लेके तो पायरुविक एसिड तक सब सेम है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक सब सेम है। आगे क्या होगा, पायरुविक एसिड, एक सेकेंड रुको, हाँ, तो पायरुविक एसिड से अगर हम NADH देंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, 2 टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो
तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी NaDH देके लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, नहीं तो पायरुविक एसिड से NaDH देके इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और याद रखना यहाँ पे 2 NaDH लग रहा है, यहाँ पे 2 NaDH लग रहे हैं, तो क्या होगा NaDH जो हमको यहाँ पे बन के मिला, यहाँ पे हमको 2 NaDH मिले थे, याद है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था 2 ATP 2 NaDH, लेकिन 2 NaDH इन दोनों प्रोसेस में भी सेम ही है, दो NaDH वेस्ट हो ही जाता है, तो हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा 2 ATP, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो 2 ATP। बस इतना ही है फॉर्मेटेशन में। नेक्स्ट है, देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो लगता है ऐसा कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब चीजें टूट रही है ऐसे लगता है, बिकॉज एंड में हमारा CO2 उठ जाता है, सारी चीजें देखो एक एक कार्बन कम हो रहा था क्रेब्स साइकिल में भी एंड ऑल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैटाबॉलिक नहीं, ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक मतलब ये कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, चीजें बन भी रही है, तो चीजें कहाँ पे बन रही है, देखो जो फैट्स है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अभी ये जो ये है ना, क्या था इसका नाम, PGAL ये वाला कंपाउंड, या फिर ये DHAP ये वाला कंपाउंड, अगर हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कम है तो ये दोनों कंपाउंड से हम बैक भी जा सकते हैं वो वाली डायरेक्शन में, तो बन भी सकते हैं वो। वैसे ही देखो पायरुविक एसिड जो है ना उससे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, तो ये उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। फिर वही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एसिटाइल कोए से भी ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन हो सकता है उनका। तो अगर बॉडी को नीड रहेगी, बॉडी की नीड के हिसाब से हम यहाँ से चीजें बनवा भी सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ, ये होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये बात आपको याद रखनी है, ये भी PYQ है और ये तीनों भी PYQ है कि कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है, ट्राइपार्मेटिन का 0.7 होता है, इग्नोर माय हैंड राइटिंग, प्रोटीन का होता है 0.9, ये तीनों भी आपको याद रखना है, बाकी इस चैप्टर में कुछ बचा तो है नहीं। ओके तो चलो हो गया चैप्टर, लास्ट चीज है थैंक यू।